नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अरावली यकीनन जो हिमालय रेंज से भी पुरानी है, जिस पर डायनासोर पैदा हुए होंगे और नष्ट भी हुए होंगे, जिन पर मुमकिन है कि मनु और शत्रुपा ने विचरण किया हो, वो अरावली जो पृथ्वी की शुरुआत के साथ अस्तित्व में आती है। क्या 2025 की परिभाषा अनंत अखंड अरावली के अस्तित्व को मिटा रही थी? क्योंकि सिर्फ 40 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पर वापस सोचता है, अपने ही पूरे फैसले पर रोक लगाता है, एक नई कमेटी बनाता है जिसमें डोमेन एक्सपर्ट को रखना अनिवार्य करता है। ऐसे कौन से सवाल अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जहन में रह गए जिनके जवाबों से या तो वो पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं या फिर और ज्यादा मंथन चाहता है? क्या वाकई में #सेव अरावली के अभियान ने सुप्रीम कोर्ट को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया? आज हम आपको बताएंगे ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को 40 दिन में रोक देता है। डोमेन एक्सपर्ट क्या है? वो सवाल कौन से हो सकते हैं जो जनता से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जहन में खटक रहे हैं? और क्या है सुप्रीम अरावली? आज आपके हर सवाल का जवाब देंगे। अरावली एक तरीके से लाइफलाइन है। लाइफलाइन को लेकर संशय खड़े हुए तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई। वैसे तो कोर्ट में वैकेशन चल रही है, लेकिन जब लाइफलाइन की बात हो तो वैकेशन नहीं होती, वैकेशन बेंच होती है जो सुनवाई करती है और उसके अंदर खुद CJI होते हैं। जरा देखिए, सबसे पहले उन जजों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने आज फैसले पर रोक लगाई और एक नई कमेटी बनाने के लिए कहा है। उसमें मुख्य न्यायाधीश हैं CJI सूर्यकांत जी, इसमें न्यायमूर्ति JK महेश्वरी जी हैं और इसके अंदर न्यायमूर्ति AG मसीह साहब। ये वो 3 जज जिन्होंने कहा कि नहीं, अभी और मंथन चाहिए, एक इंडिपेंडेंट संगठन चाहिए, संस्था चाहिए, कमेटी चाहिए, डोमेन एक्सपर्ट चाहिए, जो रिपोर्ट जो अभी तक बनी है जिसके ऊपर 20 नवंबर को फैसला हुआ उस पर और मंथन हो और जो सवाल #सेव अरावली के जरिए पूरे उत्तर भारत में घूम रहे हैं, उन सवालों या कहें कि उन संशय पर एक बड़ा पूर्ण विराम लगा सके। बहरहाल वैकेशन बेंच का अहम फैसला क्या रहा और आज का दिन क्यों अरावली के लिए महत्वपूर्ण, और हम क्यों कह रहे हैं कि यह है सुप्रीम अरावली? 20 नवंबर के खुद के आदेश पर रोक लगा दी। इसके अलावा जो दूसरा आज का महत्वपूर्ण फैसला है वो क्या है? वो है कि नई उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव दिया गया है। आप सोचिए, CEC पहले ही अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है और CEC की रिपोर्ट के आधार पर ही बाकायदा अरावली की वो परिभाषा गढ़ी गई जो कॉमन मैन को या तो पूरे तरीके से समझ नहीं आई या उनको लगा कि इस परिभाषा के जरिए अरावली खत्म हो सकती है और इसीलिए उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। तो क्या वाकई में 20 नवंबर को जो फैसला आया, जो परिभाषा गढ़ी गई, उस परिभाषा को नए सिरे से कैसे गढ़ दिया जाए, उसके लिए नई उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव? तो ये उच्च स्तरीय कमेटी क्या होगी? ये कैसे काम करेगी? डोमेन एक्सपर्ट क्या होंगे? क्या इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा या डोमेन एक्सपर्ट के जरिए उस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को पूरे तरीके से अलग कर दिया गया ताकि जब वो फैसला आए तो आम आदमी को लगे कि नहीं, इसमें सियासत नहीं, इसमें सियासी नफा नुकसान नहीं है, ये शुद्ध रूप से अखंड अरावली को संपूर्ण करते हुए उसे सुप्रीम अरावली बनाने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। और इसीलिए अरावली की परिभाषा और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सोचने को एक दूसरे के साथ तैयार हुए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़े 20 नवंबर के आदेश को फिलहाल स्थगित रखा जाए, क्योंकि इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी और जांच की जरूरत है। कोर्ट ने पहले बनी सभी समितियों की सिफारिशों का आकलन करने के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव भी दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए डोमेन एक्सपर्ट की टीम गठित की जाए।
ये कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करे और इसके बाद संबंधित मुद्दों पर कोर्ट को सुझाव दे। ऐसा नहीं है जो वर्तमान सीसी है उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं है, उसके अंदर एएसआई है, उसके अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसमें पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े सचिव हैं, चारों राज्यों के अधिकारी हैं। तो फिर ये डोमेन एक्सपर्ट क्या है और क्या ये डोमेन एक्सपर्ट की टीम सीईसी को ओवरलैप कर जाएगी? क्या इसके पास इतनी पावर होगी कि अपने सुझावों के जरिए सीईसी के सुझावों को दरकिनार कर दे? तो जरा समझिए सबसे पहले कि डोमेन एक्सपर्ट क्या है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फोर्सफुली कहा कि आपको एक गठित करनी है कमेटी जो डोमेन एक्सपर्ट से भरी होगी। तो जरा इन दो शब्दों को समझिए क्योंकि दो अलग अलग शब्द हैं, एक है डोमेन और दूसरा है एक्सपर्ट्स। डोमेन का अर्थ क्या होता है? डोमेन का अर्थ होता है कि कोई खास विषय या क्षेत्र, जैसे कि पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान, खनन, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन आदि, उससे जुड़ा विषय वो डोमेन कहलाएगा। जबकि एक्सपर्ट्स क्या होगा? उस क्षेत्र में लंबे समय तक काम करने वाला, शोध करने वाला या बहुत गहराई से जानने वाला व्यक्ति जो पूरे तरीके से निष्पक्ष राय रखता। इसलिए डोमेन एक्सपर्ट का मतलब क्या हुआ? डोमेन एक्सपर्ट का मतलब हुआ कि पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से जुड़े वो एक्सपर्ट्स जिन्होंने एक लंबा वक्त बिताया है। और इसको अब अरावली के साथ कनेक्ट कर लीजिए, यानी कि जो अरावली में गहराई से अध्ययन कर चुके हैं, जो अरावली के होने और ना होने को लेकर रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं या उसको लेकर बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ चुके हैं, वो डोमेन एक्सपर्ट्स कहलाएंगे। तो जरा अब यह भी समझ लीजिए कि डोमेन एक्सपर्ट्स कमेटी के अंदर कौन कौन हो सकता है। इसके अंदर पर्यावरण विज्ञान के विशेषज्ञ हो सकते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़े साइंटिस्ट इसके अंदर हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। भूविज्ञान, जियोलॉजी के जानकार इसके अंदर हो सकते हैं। इकोलॉजी और जैव विविधता, यानी कि इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी के प्रोफेसर या वैज्ञानिक इसका हिस्सा हो सकते हैं। खनन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विशेषज्ञ इसके अंदर हो सकते हैं। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट मैपिंग के एक्सपर्ट इसके अंदर हो सकते हैं। और ये लोग अरावली की ऊंचाई, ढलान, जैव विविधता, पारिस्थितिक महत्व और खनन के प्रभाव की वैज्ञानिक और तटस्थ जांच करें। और ये किस लिए महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अरावली को खत्म करना चाह रही है और बीजेपी कह रही है कि ये सब तो कांग्रेस के राज में शुरू हुआ, लेकिन जनता ये कह रही है कि उसे बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा फर्क इससे पड़ता है कि अरावली है या नहीं। और अगर ये पैरामीटर सही है तो फिर एक ऐसी निष्पक्ष राय हो जिसको सब सर्वसम्मति से स्वीकार कर सके। और इसीलिए डोमेन एक्सपर्ट इन शब्दों की महत्ता बढ़ गई, इस कमेटी की महत्ता बढ़ गई, क्योंकि इसमें वो लोग होंगे जो सियासत से परे अपने अपने सेक्टर के वो एक्सपर्ट्स होंगे जो अरावली को लेकर वो रिपोर्ट देंगे जिसके जरिए सीईसी के कितनी रिकमेंडेशन को माना जा सकता है, क्या नया किया जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हो। तो चलिए एक बार पुरानी कमेटी को भी देख लीजिए जिसके ऊपर ये नई कमेटी डोमेन एक्सपर्ट बनाने की बात हो रही है। पुरानी कमेटी में कौन कौन था? पुरानी कमेटी के अंदर दरअसल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव थे। इसमें दिल्ली एनसीटी, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के वन विभागों के सचिव थे। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एफएसआई का प्रतिनिधि था। इसमें सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सीईसी का प्रतिनिधि था। इसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई का प्रतिनिधि था और इसमें एमओईएफसीसी के जॉइंट सचिव भी मौजूद थे। और सोचिए 2024 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, परिभाषा को गढ़ा, लेकिन उसको लेकर इतना संशय रहा कि सुप्रीम कोर्ट 40 दिन के अंदर वापस आता है और कहता है कि नहीं, डोमेन एक्सपर्ट की कमेटी बनानी पड़ेगी और वो इन सबको अध्ययन करेगी, वो एक निष्पक्ष राय देगी और उसके बाद फैसले होंगे। लेकिन इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा, जो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे, जरा देखिए। वो कहते हैं कि इस मामले में अदालत के आदेशों, सरकार की भूमिका और पूरी प्रक्रिया को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं
इन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार भी किया था। ये बात करें उस रिपोर्ट की जिसके लिए मई 2024 के अंदर कमेटी गठित की गई थी और उसी ने वो रिपोर्ट सबमिट की थी। सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि दरअसल समस्या रिपोर्ट में नहीं है, समस्या उसके बाद बने उस परसेप्शन में है, जिसे किसी ने इस तरीके से गढ़ दिया कि मानो अरावली 90% खत्म हो जाएगी। तो क्या वाकई में डोमेन एक्सपर्ट के जरिए ही एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ सकती है जिस पर सबका भरोसा हो? लेकिन वापस लौटते हैं, सवाल यहां से शुरू हुआ कि 40 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्यों अपने ही ऑर्डर को स्टे करता है। हमने इसके पीछे के दो तर्क दिए। पहला तर्क तो यह कि सुप्रीम कोर्ट शायद जो अभी तक के फैक्ट्स आए हैं उनसे पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं, और दूसरा ये वो चाहता है कि जन धारणा को ध्यान में रखते हुए इस पर अगर और मंथन कर लिया जाए और उसके लिए कुछ वक्त की जरूरत हो तो वक्त दे दिया जाए। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट जिन सवालों का जवाब शायद चाहता होगा, कॉमन मैन चाहता हो, वो सवाल इस वक्त कौन कौन से हैं जो एक बार फिर से खड़े हुए? क्या अरावली की परिभाषा को सिर्फ, आप समझिएगा इन सवालों, क्या अरावली की परिभाषा को सिर्फ 500 मीटर तक सीमित करना एक रचनात्मक विरोधाभास पैदा करता है, जिससे संरक्षण क्षेत्र और ज्यादा संकुचित हो सकता है? क्योंकि यह कॉमन मैन की भी विचारधारा है। दूसरा सवाल क्या है, क्या नई परिभाषा से गैर अरावली क्षेत्रों का दायरा बढ़ गया है जहां नियंत्रित खनन की अनुमति दी जा सकती है? तीसरा सवाल क्या है, अगर दो संरक्षित क्षेत्रों के बीच 700 मीटर का अंतर है तो क्या उस खाली हिस्से में खनन की अनुमति दी जानी चाहिए? अब इसको समझिए, क्योंकि अभी जो बफर जोन है वो 500 मीटर का है, और अगर एक 100 मीटर की पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी 700 मीटर की दूरी पर है तो क्या उसके बीच का जो अरावली का हिस्सा है, क्या उसे खनन के लिए दिया जा सकता है या वो पर्वतमाला का हिस्सा होगा? ये सवाल। इसके अलावा पारिस्थितिक निरंतरता यानी कि इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा? अगर आप ये कह रहे हैं कि 500 मीटर के अंदर की पर्वतमाला होगी और उससे बाहर अगर कुछ है तो पर्वतमाला का हिस्सा नहीं, तो फिर इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी कैसे होगी? इसको कैसे निर्धारित किया जाएगा? ये सवाल है जिसके मंथन की जरूरत है। इसके अलावा अगर नियमों में कोई बड़ा अंतर आता है तो क्या विस्तृत मूल्यांकन की एक बार फिर से जरूरत पड़ेगी? और वो मूल्यांकन अगर होगा तो कौन करेगा? शायद इसीलिए डोमेन एक्सपर्ट की कमेटी को बनाया गया कि इन सवालों के जवाबों को वो तलाशे और वो अरावली अलग, अरावली पर्वतमाला अलग, इसकी एक सीधी और स्पष्ट परिभाषा थी। अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन किस आधार पर किया जाएगा? मसलन अगर हम एक बार के लिए मान लें कि कुछ हिस्सों को खनन के लिए खोल दिया जाएगा तो ये कैसे तय होगा कि उस हिस्से के होने और ना होने से, दोनों से अल्पकालिक और दीर्घकालिक क्या दुष्परिणाम पर्यावरण पर, उस क्षेत्र पर पड़ने वाले हैं? इसका अध्ययन कौन करेगा? इसकी रिपोर्ट कौन सबमिट करेगा? क्योंकि यही तो डर है जो कॉमन मैन के अंदर है कि अरावली अगर नहीं हुई तो क्या होगा। तो इसकी रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए कि हम इन हिस्सों के ऊपर इतने वक्त में इस तरीके से खनन करेंगे और उसका यह इंपैक्ट होगा या नहीं होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो टिप्पणियां की गई थी उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है, यह माना गया है। और यह मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि अदालत भी भावना यही रखती है कि सब कुछ सही रहे, और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और उनके आधार पर अदालत द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं। सीजीआई ने संकेत दिया कि इन गलत धारणाओं को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ सकती है ताकि अदालत की मंशा और निष्कर्मों को लेकर कोई भ्रम ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट या अदालत के फैसले को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन जरूरी है ताकि कई अहम सवालों पर स्पष्ट दिशा मिल सके। तो क्या वाकई में यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी से भी जुड़ा है? क्या यह सुप्रीम कोर्ट पर जनता के भरोसे से भी जुड़ा है? और क्या वर्तमान फैसला वाकई में सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहा था? और क्या सुप्रीम कोर्ट अपने आप को निष्पक्ष दिखाने के लिए
डोमेन एक्सपर्ट की वो कमेटी बनाना चाहता है जिस पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जीरो और जिसकी रिपोर्ट को आसानी से सब माने या कहें कि जिनकी रिपोर्ट सर्वमान्य हो, जिन पर पॉलिटिकली बयानबाजी ना हो। क्या वाकई में इसलिए सब हो रहा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए या अरावली को बचाने के लिए, या वर्तमान में दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो चुकी है? क्योंकि अब सवाल यह कि अरावली पर अब आगे क्या हो, क्योंकि एक अगली तारीख दी गई है। जरा देखिए, जो अगली तारीख दी गई है वो है 21 जनवरी, जिस पर अगली सुनवाई होगी और जवाब मांगा गया है राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा। इनसे जवाब मांगा गया कि जवाब दीजिए भाई कि कैसे जो तमाम सवाल हैं, जो संशय है, उनको आप दूर करेंगे, क्योंकि आज के फैसले के बड़े मायने हैं और इससे कईयों के भविष्य जुड़े हैं। अरावली का तो यकीनन जुड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उससे सवाल यह भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अरावली के मामले को लेकर आम आदमी के बीच में संशय बना है? इसके अलावा जो सीईसी की रिपोर्ट है वो कितनी क्रेडिबल है और कितनी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस रही है, चाहे वो कांग्रेस के दौर में या वर्तमान में? तो जरा जो फैसला है उसके मायनों को भी समझें। सबसे पहला, संरक्षण की स्थिति पहले जैसी रहेगी। 20 नवंबर का आदेश लागू नहीं होगा। अरावली के बड़े हिस्से अभी भी संरक्षण से बाहर नहीं होंगे। अवैध खनन, रियल एस्टेट निर्माण पर तत्काल कोई छूट नहीं मिलेगी। थार रेगिस्तान के फैलाव, भूजल गिरावट और धूल भरी आंधियां, दिल्ली एनसीआर की हवा पर खतरा फिलहाल के लिए तो टल गया है, कम से कम तब तक जब तक कि अगला फैसला ना आए। हालांकि इसका इतना आसानी से भी इंपैक्ट नहीं कि आज फैसला आएगा और कल से अरावली खत्म हो जाएगी। लेकिन जो आज कहा गया उसका दूसरा मायना क्या है? वो ये कि नई उच्च स्तरीय विशेष समिति का गठन होगा, जिसे हम डोमेन एक्सपर्ट कमेटी कह रहे हैं। इसमें हाई पावर्ड कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया और एक कमेटी अरावली की वैज्ञानिक मैपिंग, ऊंचाई, ढलान, जैव विविधता, पारिस्थितिक महत्व और खनन के प्रभाव की समग्र जांच करेगी। पुरानी परिभाषा जैसे राजस्थान के 2002 वाली और एफएसआई सीईसी रिपोर्ट्स को भी दोबारा देखा जाएगा। कोई जल्दबाजी में परिभाषा लागू नहीं होगी। वैज्ञानिक और पारिस्थितिक आधार पर ही फैसला लिया जाए। इसके और भी मायने हैं। आज जो फैसला हुआ उसके और मायने क्या हैं? केंद्र और राज्यों को नोटिस। केंद्र सरकार राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात को नोटिस। कोर्ट ने कई सवाल पूछे हैं, जैसे कि क्या 100 मीटर नियम से 90% पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो जाएंगी, जो कि परसेप्शन कॉमन मैन के बीच में फैलाया गया। क्या यह खनन माफिया के लिए रेड कारपेट साबित होगा कि उसके बाद उनके लिए खुले तौर पर अरावली के खनन के लिए परमिशन हो? इसके अलावा स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स पर क्या विचार किया जाएगा? अगर 500 मीटर के क्लस्टर से बाहर लेकिन जुड़ी हुई ढलाने, हीलॉक बाहर हो जाएंगे तो क्या संरक्षित क्षेत्र भी प्रभावित होंगे? आप सोचिए सर, क्योंकि अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 तक है और उस पर इन तमाम सवालों के जवाब पेश करने होंगे। लेकिन फिर भी सवाल है, जो आज हुआ उससे क्या बदल गया है और क्या बदलने वाला है? जरा इसको भी समझिए। क्योंकि खनन पर नई लीज पहले से ही केंद्र के दिसंबर आदेश से रोकी जा चुकी है। आज का फैसला स्थिति को और मजबूत करता है। कोई नई खनन या परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि नई कमेटी की रिपोर्ट और कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता। यह जन आंदोलन की ताकत का प्रमाण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दी मामले को दोबारा खोला है। हम कह रहे हैं कि महज 40 दिन में सुप्रीम कोर्ट वापस इस फैसले पर आया है। लेकिन एक बार जरा विवाद की पूरी टाइमलाइन समझिए कि ये जो 40 दिन है, इन 40 दिन में क्या क्या हुआ है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को स्वीकार किया। सिफारिश में 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली में मान्यता देने की बात कही गई। इस फैसले के बाद राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में विरोध शुरू हो गया। 16 दिसंबर को सेव अरावली अभियान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़े। 20 दिसंबर को अरावली बचाने के लिए उदयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया गया। 22 दिसंबर को अरावली बचाने के लिए राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन हुए। 25 दिसंबर को केंद्र ने अरावली में नई खानों पर रोक लगा दी। 27 दिसंबर को अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया और 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहे वो थे पर्यावरण प्रेमी।
तो जरा यह भी समझ लीजिए कि पर्यावरण प्रेमी क्या चाहते हैं और इस फैसले के बाद उनकी वो उम्मीदें टूटी हैं या और ज्यादा मजबूत हो गई हैं। अरावली को सिर्फ ऊंचाई से नहीं बल्कि उसके पर्यावरणीय, भूगर्भीय और जलवायु संबंधी महत्व से परिभाषित किया जाना चाहिए। इसको एक उदाहरण के तौर पर लीजिए। वो कह रहे हैं कि जैसे अगर मानिए कोई 6 फीट का इंसान है, कोई 5 फीट का, कोई 5.5 फीट का, कोई 2.5 फीट का, तो ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य नहीं है और ऐसा भी नहीं कि उनको उस श्रेणी से बाहर कर दें। बिल्कुल वो ऐसे ही कह रहे हैं कि वो चाहे 2 मीटर की है, 5 मीटर की है, 10 मीटर की है, 20 मीटर की है, 50 या 100 मीटर की है, अगर वो अरावली है तो अरावली ही रहे। इसके अलावा जमीन का कोई भी हिस्सा जो भूगर्भीय रूप से अरावली का हिस्सा है और पर्यावरण संरक्षण या रेगिस्तान बनने से रोकने में अहम भूमिका निभाता है, उसे अरावली माना जाना चाहिए, चाहे उसकी ऊंचाई कितनी भी क्यों ना हो। अरावली क्षेत्रों को वैज्ञानिक मानकों से परिभाषित किया जाए, जिसमें उसका भूगोल, पर्यावरण, वन्यजीव संपर्क और जलवायु संघर्ष क्षमता शामिल होनी चाहिए। और मानकर चलिए जो डोमेन एक्सपर्ट की टीम या कहें कि कमेटी बनेगी, वो तमाम इन्हीं सवालों के जवाबों को खोजेगी। इसके अलावा चाहे 2002 की रिपोर्ट हो, चाहे 2010 की रिपोर्ट हो, चाहे 2025 की रिपोर्ट हो, इन तमाम का मंथन होगा। और इसके अलावा जो कॉमन मैन की परसेप्शन और जो सवाल है उनके जवाबों को तलाशा जाएगा, क्योंकि हम पहले दिन से कह रहे हैं अरावली थी, अरावली है और अरावली हमेशा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट इसे और ज्यादा सुनिश्चित करेगा कि कैसे इसके संरक्षण को और मजबूत किया जाए, अभेद्य किया जाए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।